हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह के 9 बज चुके थे। सुनीता डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर मटर छील रही थी। सब्जी काटने छीलने के लिए यही जगह भाती है उन्हें। कमर भी सीधी रहती है और सब्जियां भी आराम से सामने फैलाकर रख पाती हैं। अपनी और सुमेश के पापा राजेश जी की चाय बनाकर बिस्किट के साथ ले चुकी थी। आजकल के बच्चे तो कुकीज कहते हैं और उन्हें भी सिखाते हैं, पर सुनीता को तो जैसी आदत है वह वही बोलना पसंद करती है। अब इस उम्र में क्यों वह अपनी आदतें बदले। इतने में घंटी बजी तो उन्होंने पति को आवाज़ दी, अरे सुनो, देखना तो कौन आया इतनी सुबह। सीमा तो छुट्टी वाले दिन 10 बजे के बाद ही आती है। राजेश जी ने दरवाज़ा खोला तो पड़ोस की कामना भीतर तक ही आ गई। अरे सुनीता, सुबह से काम में लग जाती हो। छुट्टी वाले दिन तो बहू को जिम्मेदारी दिया करो। 9 बज चुके हैं, उठी नहीं वह अभी। भाई बड़ी छूट दे रखी है तुमने। अरे 2 दिन ही तो मिलते हैं छुट्टी के, जरा देर तक सो लेती है, नहीं तो रोज ही सुबह से भागदौड़ लगी रहती है। उसकी भी, सुनीता ने खिसियाकर कहा। रहने दो, सब दिखाई देता है मुझे। रोज भी तुम ही लगी रहती हो घर के कामों में। शनिवार रविवार तो तुम आराम किया करो। कामना ने अपनापन दिखाते हुए कहा कि तभी उसकी निगाहें राजेश जी से टकरा गई। उनकी आंखों में क्रोध स्पष्ट था। कामना ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, मैं तो यह चाबी देने आई थी। हम लोग बाहर जा रहे हैं, आते आते रात हो जाएगी। सीमा आए तो उससे काम करवा लेना प्लीज़, मैंने जल्दी बुलाया था आज। पर वह बोली कि सुनीता भाभी के घर 11 बजे जाना है, तभी करूँगी आपका भी, कहकर कामना ने चाबी पकड़ाई और राजेश जी को नमस्ते करते हुए निकल गई। उसके जाते ही राजेश जी बड़बड़ाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यह कामना भाभी जी। दूसरों के घर में आग लगाकर तमाशा देखते हैं ऐसे लोग। तुम भी जरा दूरी रखा करो। पर क्या गलत कहकर गई है वह? क्या यह सच नहीं है कि 9 बजे तक बहू सो रही है और मैं काम में लगी हूँ, पर तुम्हें यह कभी दिखाई देता ही नहीं। बस बिना वजह पूरे घर में लाड चढ़ाकर रखा हुआ है। चिढ़कर सुनीता ने उत्तर दिया, तो तुमसे कौन कहता है जल्दी उठने को? तुम अपने मन से उठती हो और अपने ही मन से काम करती हो, और निशा कामकाजी लड़की है। अगर 2 दिन देर से उठती है तो क्या गलत है? रोज़ तो तुमसे भी पहले उठकर जो बन पड़ता है करके ऑफिस जाती है ना, तो यह भी एहसान है मुझ पर। नौकरी करती है तो अपने लिए, मैं रखती हूँ क्या उसकी कमाई? तो घरेलू लड़की ढूंढ लेती ना। तब क्यों कामकाजी चाहिए थी? तब तो जमाने को दिखाना था कि बड़ी आधुनिक सोच वाली हो, और अब वही आम दकियानूसी सास बन रही हो। हाँ हाँ, अगर थोड़ा बहुत अनुशासन की उम्मीद करने को दकियानूसी सोच कहते हैं तो मैं दकियानूसी ही भली हूँ। आप बनिए आधुनिक। आज राजेश जी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, फिर बोल पड़े, अगर अनुशासन है तो सबके लिए एक सा होना चाहिए। तुम्हारा बेटा अब तो फिर भी 9 या 9:30 बजे तक बहू के साथ उठकर आ जाता है। पहले तो 11 बजे से पहले उठता ही नहीं था, और रानी तो कभी भी नहीं उठती जल्दी। माँ के घर ही मनमानी कर सकती है। कल को वह ससुराल जाएगी तो अपने आप घर संभालेगी। सुनीता ने फौरन तरफदारी की। हाँ ये तो है, अगर तुम्हारी जैसी सास उसे भी मिली तो रोके या हंस के संभालना ही पड़ेगा। राजेश जी ने फौरन चुटकी ली। इतने में सुमेश के कमरे का दरवाज़ा खुला और निशा मुस्कुराती हुई बाहर आई। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग पापा जी। एक कप चाय और लेंगे आप दोनों? राजेश जी ने फौरन हामी भरी। सुनीता मना करती कि तभी सुमेश भी बाहर आ गया और बोला, सबकी बना लो, तुम्हारे हाथ की चाय को कौन मना कर सकता है। अब तो सुनीता सचमुच मना करना ही चाहती थी, पर बेटे की खातिर चुप रह गई। चाय पीते पीते ही निशा ने नाश्ते की तैयारी कर ली। आज सबको गर्मा गर्म पनीर के पराठे मिलने वाले थे। नाश्ते में निशा हर छुट्टी पर कुछ न कुछ अलग बनाती ही थी। कामकाज में सुनीता जितनी दक्ष न सही, पर फिर भी होशियारी थी। सुनीता भले ही अपने सर्वगुण संपन्न होने का दावा कर ले, पर सच तो यह है कि गोल रोटी बेलना उन्हें उनकी सास ने सिखाया था। अब यह अलग बात है कि हर काम सिखाते हुए ताने उल्हाने में दिल खोलकर दिए उन्होंने, कि माँ ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा। खैर जो भी हो, उम्र के साथ अनुभवी होती चली गई वह। परंतु वह तो बहू से अधिक कुछ कह भी नहीं पाती।
पति, पुत्र और बेटी तीनों ही उसके तरफ हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुंह फुला सकती है और वही अक्सर करती भी है। उस पर भी सबको परेशानी है। बेटा तो फिर भी खामोश रहता है, पर रीना तो माँ को ही समझाने बैठ जाती है। और पति की तो पूछो ही मत, ऐसे नाराज़गी जाहिर करते हैं, अपनी माँ के ताने बिल्कुल भूल गए। तब तो माँ को रोकने की कभी हिम्मत नहीं दिखाई, और बहू में तो कोई दोष दिखाई नहीं देता। सारी कमियां भी पत्नी में है और सारा रौब भी पत्नी पर ही चलता है। नाश्ता तैयार हो गया है। पनीर के पराठे वाकई स्वादिष्ट थे। सब निशा की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। बस सुनीता ही शांति से खा रही थी। निशा ने आशा भरी नज़रों से उन्हें देखा कि वह भी कुछ कहे, पर वह चुपचाप खाने में मग्न थी। जब बहुओं की प्रशंसा की बारी आती है तो सासें आमतौर पर कंजूस हो ही जाती हैं। वही जब सवाल बेटियों का हो तो अवगुणों में भी गुण तलाशी लेती हैं ये। निशा समझदार थी, कभी किसी से कुछ न कहती। माँ के खिलाफ सुमेश से भी कभी कुछ नहीं कहा उसने। फिर भी बेवजह के इस रूखेपन से कभी कभी दिल भर आता था उसका। राजेश जी के पैतृक नगर से उनके फुफेरे भाई की बेटी के विवाह का निमंत्रण आया। उनकी बुआ अभी जीवित थी और उन्होंने सपरिवार आने का आग्रह किया था। सुमेश 1 महीने के लिए विदेश गया हुआ था। सुनीता का रक्तचाप पिछले कुछ दिनों से बढ़ा हुआ चल रहा था। उन्होंने जाने में असमर्थता व्यक्त की। किसी को तो उनके पास रुकना ही था, तो निशा ने शहर से रुकना स्वीकार किया। वैसे भी जिस दिन निकलना था उस दिन उसके ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी और अगले ही दिन कोई ज़रूरी प्रेजेंटेशन भी। राजेश जी के साथ रीना कानपुर चली गई। 3 दिन के तो विवाह के कार्यक्रम ही थे। इतने दिनों के बाद अपने शहर जा रहे थे राजेश जी, इसलिए सप्ताह भर का कार्यक्रम बनाया गया। रीना तो वैसे भी कानपुर से चिकनकारी की खरीदारी को लेकर उत्साहित थे। जिस दिन वह लोग शताब्दी एक्सप्रेस से सुबह निकले, सुनीता कुछ अधिक असहज अनुभव कर रही थी। कुछ तो तबीयत खराब थी और कुछ असुरक्षा की भावना भी थी कि तबीयत बिगड़ गई तो कौन संभालेगा। परंतु निशा से कुछ नहीं कहा उन्होंने। वह घर का सभी काम निपटाकर ऑफिस चली गई। सीमा बर्तन धो रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता दरवाजा खोलने बाहर आई। कोठी के मेन गेट पर 2 लोग एक लिफाफा पकड़े खड़े थे। सुनीता ने प्रश्नवाचक दृष्टि उन पर डालकर कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि उनमें से एक लिफाफा आगे करते हुए बोला, आपका नाम सुनीता है और यह घर आपके ही नाम है ना? सुनीता ने हाँ में सिर हिलाया। तो वह पुनः बोला, आपका 3.5 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। आपके नाम नोटिस है, हमें बिजली काटनी होगी। क्या यह कैसे संभव है? हम तो हर महीने बिजली का बिल समय से जमा करते हैं और इस महीने नहीं भी किया तो हमें भी इतना बिल कैसे आ सकता है? सुनीता को घबराहट हो गई थी। आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है, ऊपर से साल भर से आपने बिल घरेलू खपत के हिसाब से भरा है। बिल तो जल्द से जल्द भरना ही पड़ेगा, तब तक के लिए बिजली तो काटी ही जाएगी। अरे पर ऐसे कैसे बिजली काट सकते हैं आप लोग? पहली बात तो यह कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ अब कोई बिजनेस नहीं होता। दूसरे, बिना किसी नोटिस के आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो कोई घर पर भी नहीं है, परिवार के लोग बाहर गए हैं और बहू ऑफिस। मुझे तो वैसे भी इन बातों की समझ नहीं है। सुनीता को अपने पैरों के नीचे से जमीन हिलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। घबराहट के मारे उन्हें चक्कर सा आने लगा था। नोटिस तो पहले भी आया होगा डिपार्टमेंट से। आप लोग नहीं लापरवाही की होगी, हम मजबूर हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। सीमा भी जोर जोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आई थी। पूरा माजरा तो उसकी समझ में नहीं आया, पर सुनीता की घबराहट देखकर उसने निशा को फ़ोन लगा दिया। निशा ने फ़ोन पर उन लोगों से बात करवाने के लिए कहा तो उनमें से एक ने निशा से भी वही सब दोहरा दिया। मैं अभी ऑफिस में हूँ, थोड़ी मोहलत तो चाहिए ही। रकम बहुत बड़ी है और मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। परिवार के लोगों के वापस आने तक आप बिजली नहीं काट सकते। मम्मी को तो पता भी नहीं कि क्या करना है। आप प्लीज़ कल मुझसे मिलिए और सब विस्तार से बताइए। निशा ने स्थिति स्पष्ट की। और क्या बताना है मैडम? यही है जो अभी बताया है। ठीक है, आप कल मिलिए और 15 दिनों की मोहलत में दिलवा सकता हूँ पैसों के इंतजाम के लिए, पर उसके लिए मेरे चाय पानी का इंतजाम कर दीजिएगा बस। कितना खर्चा आएगा आपके चाय पानी में? उधर से निशा ने पूछा। अब रकम बड़ी है तो 30,000 तक तो कर ही दीजिए हमारा भी। उसने बड़ी ढीठता से कहा।
तो निशा ने अगले दिन मिलने के लिए हामी भर दी। वह लोग वहाँ से चले गए। निशा ने सुनीता को सांत्वना दी और जल्दी घर पहुँचने का आश्वासन देने के साथ फ़ोन रख दिया, परंतु सीमा की घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह निढाल से बिस्तर पर पड़ गई। वह उस दिन को कोस रही थी जब उन्हें भी बिजनेस करने का भूत सवार हुआ था। सुमेश का विवाह नहीं हुआ था तब मायका उदयपुर में होने की वजह से जब भी वह वहां जाती, कॉलोनी की सहेलियां कुछ न कुछ लाने की फरमाइश कर देती। एक दिन किसी की सलाह पर छोटा सा बिजनेस ही शुरू करने की ठान ली उन्होंने। 50-60 हज़ार रुपये का सामान खरीद लाई और छोटा सा बोर्ड भी टांग लिया। तब घर में किसी ने नहीं सोचा था कि यह बोर्ड लगाना इतना भारी पड़ जाएगा। किसी पहचान वाले ने ही जलन के मारे शिकायत कर दी और एक छोटे से कमरे में शुरू किए गए छोटे से व्यापार की वजह से पूरी कोठी का ही कमर्शियल प्रयोग का बिजली बिल आ गया। सुनीता तो तब भी बहुत तनाव में आ गई थी। पूरी तरह से घाटे का सौदा साबित हुआ था वह बिजनेस। उन्होंने फौरन काम बंद कर दिया था। राजेश जी ने उस माह का बिल तो भर दिया था और दौड़ भाग करके पुनः कमर्शियल प्रॉपर्टी से घरेलू भी करवाया था। पर आज अचानक ये क्या हुआ पता नहीं। जब घबराहट कम नहीं हुई सुनीता की तो सीमा पड़ोस से कामना को बुला लाई। उसने निशा को भी दोबारा फ़ोन लगाया, पर मीटिंग में होने की वजह से वह इस बार फ़ोन नहीं उठा सकी। कामना के हाथ फिर निशा के खिलाफ बोलने का अवसर आ गया। कामना कहने लगी, अरे वह कहाँ उठाएगी, इससे तो बेहतर किसी डॉक्टर को फ़ोन कर सीमा। डॉक्टर का नंबर थोड़ी ना है मेरे पास भाभी जी, और निशा बहू ऐसी नहीं है, ज़रूर बिजी होंगी, देखना अभी फ़ोन आता होगा उनका। तुझे बड़ा भरोसा हो उस पर। हाँ भाभी, पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या, इंसान की थोड़ी बहुत पहचान तो है मुझे, सीमा ने कहा। तो कामना ने मुंह बिचकाया। वास्तव में मीटिंग समाप्त होते ही निशा ने फौरन घर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन सीमा ने उठाया और सुनीता की तबीयत की जानकारी दी। निशा डॉक्टर को लेकर आधे घंटे में ही घर पहुंच गई। डॉक्टर के जाने के बाद निशा ने सुनीता को धीरज बंधाया और उनके सिर में हल्की मालिश कर उन्हें सुला दिया। कुछ दवा का असर था और कुछ निशा के धीरज देने का। सुनीता जब सोकर उठी तो हल्का अनुभव कर रही थी। निशा ने परिवार में किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। कामना ने जब इस बारे में पूछा तो उनसे भी उसने यही कहा, पापा और रीना इतने दिनों में कहीं गए हैं, उनका वहाँ मन नहीं लगेगा और वह मन से फंक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि वे वापस भी चल पड़े। मैं संभाल तो रही हूँ, अगर ज़रूरी लगा तो बता दूंगी। और सुमेश तो इतनी दूर से क्या कर पाएंगे, तो क्यों परेशान करना। सुनीता यद्यपि चाहती तो थी कि ऐसे में उनका कोई अपना वहाँ होता, फिर भी उन्हें निशा की बात उचित लगी। अगले दिन निशा की जो महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन थी ऑफिस में, उस पर उसकी पदोन्नति भी निर्भर करती थी, परंतु बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस दिन छुट्टी ले ली और सुनीता को इस बारे में बताया तक नहीं। उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को भी फ़ोन करके सारी जानकारी दे दी थी और रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में अगले दिन उन दोनों व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़वा दिया। सुनीता को बिजली घर साथ ले जाकर पुनः महत्वपूर्ण दस्तावेज निकलवाकर जो भी त्रुटि थी वह उसने ठीक करवाई। सब देख समझ रही सुनीता अभी मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, परंतु निशा की काबिलियत का वह मन ही मन लोहा मान रही थी और कहीं ना कहीं उनका पाषाण हृदय पिघलता जा रहा था।